नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम पशु परिचर भर्ती से संबंधित चर्चा करेंगे और पशु परिचर भर्ती में जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, इसका नाम है संतुलित पशु आहार। तो आहार है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और वो भी किससे संबंधित, पशुओं से संबंधित। तो उस आहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो बैलेंस्ड राशन है विद्यार्थियों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें किस किस बिंदु के ऊपर चर्चा करनी है। सबसे पहले तो देखेंगे कि आहार क्या होता है। तो एक पशु जो भी आहार, जो भी चारा वगैरह खाता है 24 घंटे के भीतर, उसको हम कहते हैं आहार कहते हैं। और संतुलित आहार, पशु आहार उसे कहते हैं जिसमें जो भी आवश्यक तत्व होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, वसा हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण, जल की मात्रा वगैरह, ये सब संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, उसे कहते हैं संतुलित पशु आहार कहते हैं। और संतुलित आहार की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये सारी विशेषताओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही में संतुलित आहार की पशुओं की आवश्यकता के कारण क्या है, क्यों संतुलित आहार पशुओं को दिया जाता है, इन तमाम कारणों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। संतुलित आहार में जो उपस्थित पोषक तत्व है, उनका क्या महत्व है, उनको हम पढ़ेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है, प्रोटीन का क्या महत्व है, वसा का क्या महत्व होता है, विटामिन का क्या महत्व होता है। अलग अलग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि विटामिन टॉपिक तो हम प्रॉपर तो साइंस वाला जो आपका पार्ट चल रहा है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको बड़ा डिटेल से वहाँ पर। यहाँ पर भी विटामिन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन से पशु में कौन से विटामिन की कमी से कौन सा जो रोग है वो भी हो जाता है, या किसकी वजह से कौन सा विटामिन हमें मिलता है। खनिज लवण के बारे में देखेंगे और साथ ही में जल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आहार क्या होता है। किसी जानवर के द्वारा एक दिन यानी कि 24 घंटे में ग्रहण किए गए कुल भोजन की मात्रा को क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए आहार क्या है। दूसरा है यहाँ पर संतुलित पशु आहार। तो संतुलित पशु आहार किसे कहते हैं, तो यहाँ इसकी एक परिभाषा दे रखी है। इस परिभाषा को अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। यानी कि वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व एक उचित अनुपात में होते हैं। पोषक तत्व होते हैं लेकिन कभी कोई ज्यादा कम नहीं होते, एक जो उचित अनुपात है उसमें पाए जाते हैं, ताकि 24 घंटे की अवधि के दौरान पशु की सभी पोषक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसे कहते हैं संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार में 6 पोषक तत्वों का होना जरूरी है। मैंने अभी बताया था आपको कौन कौन से हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, इन सब का होना एक उचित मात्रा में जरूरी होता है। अब अगला पॉइंट अपना ये आता है कि संतुलित आहार की विशेषताएं क्या क्या होती है। कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिख रखी है कि सभी आवश्यक पोषक तत्वों का उचित मिश्रण होना जरूरी है उसमें, आहार में। इसी प्रकार इसमें सुपाच्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, सुपाच्य पोषक तत्व, यानी कि जिससे उस आहार को आसानी से पचाया जा सकता हो, वो पाए जाते हैं। इसमें इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक या सोरे का उपयोग कर सकते हैं आप। यह आहार जानवरों को अपच से बचाता है। कौन सा वाला, ये जो इनका अब आप संतुलित आहार का प्रयोग करते हैं तो उससे जो जानवरों में अपच हो जाती है उससे बचाता है। इसमें प्रयुक्त हरे चारे के ठंडक देने वाले प्रभाव से जानवर दिन भर तरोताजा महसूस करता है। जानवरों को जो हरा चारा खिलाया जाता है उससे अपने आप को वो तरोताजा महसूस करता है, इसलिए उनको हरा चारा भी खिलाना चाहिए। संतुलित आहार में उपस्थित विटामिन या खनिज लवण पशु की पाचनशीलता और उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो विटामिन की वजह से और खनिज लवणों की वजह से जो पशु होता है उसकी जो पाचन की शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। साथ ही में जो दूध वगैरह, ऊन, मांस वगैरह जो भी देता है पशु, उसके उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है इनका प्रयोग करके। इसमें दाने और चारे दोनों का उचित मिश्रण होता है। संतुलित आहार में कितनी मात्रा में आप उसको दाना देना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको चारा देना चाहिए, वो सारा देखा जाता है उसमें। अब बात करें संतुलित आहार की, जो पशुओं की आवश्यकता के कारण क्या है, क्यों दिया जाता है। तो बछड़े और बछड़ियों की वृद्धि दर के लिए जाता है। जो बछड़े बछड़ियां होती है ना, जैसे गाय का बछड़ा या उसका फीमेल जो होता है उसको बछड़िया कहते हैं, उनको शारीरिक वृद्धि अगर उनकी करनी है तो उनको क्या देना पड़ता है, संतुलित आहार देना होता है। कम उम्र में सांड और गाय बनाने के लिए भी संतुलित आहार दिया जाता है। कम उम्र में अगर आप किसी बछड़ा बछड़ी को सांड या उसको गाय बनाना चाहते हैं तो उसको फिर संतुलित आहार देना जरूरी होता है। खेती और भार ढोने वाले पशुओं की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी उनको संतुलित आहार दिया जाता है, क्योंकि सभी मात्रा में अगर उनको भोजन मिलेगा तो वो सही तरीके से काम करेंगे। खेती में जैसे बैल वगैरह उनका यूज होता है,
और बैलगाड़ी वगैरह है, इनको बाहर ढोने वाले जो भी पशु है, अगर उनको आप संतुलित आहार खिलाते हैं तो उससे वो पशु सही तरीके से काम करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, वो बीमार नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो संतुलित भोजन नहीं लेंगे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि आप उनसे जैसे माना कि खेतों में काम करवा रहे हैं या फिर कोई बाहर ढोने का काम करवा रहे हैं, तो ऐसे में पशु बीमार हो जाता है। और वही अगर उसको काम करवाते रहो, संतुलित भोजन देते रहो, उसको आहार देते रहो, तो फिर उससे वो सही तरीके से काम कर पाएगा। पशुधन उत्पादन में नियमित वृद्धि प्राप्त करने के लिए भी संतुलित आहार देना जरूरी है। संतुलित आहार में उपस्थित पोषक तत्वों का क्या महत्व है? संतुलित आहार में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका पशु के शरीर के रूप में, उसके प्रोडक्ट के रूप में, उसके शारीरिक वृद्धि में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो संतुलित आहार में उपस्थित पोषक तत्वों का क्या महत्व है, चाहे पशु की शारीरिक वृद्धि को लेकर हो, चाहे उससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, इन सब को लेकर देखें तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इसमें जो कौन कौन से ये अपने पोषक तत्व है अभी मैंने बताए थे आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो एक एक को जान लेते हैं इनका क्या महत्व। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पशु के भोजन का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही प्राप्त होता है। जब भी कोई पशु को आहार दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, तो ज्यादातर मात्रा में उसको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये पशुओं के जीवन निर्वाह, उसके वृद्धि करने में, उसके उत्पादन को बढ़ाने में, के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली शक्ति का प्राथमिक स्रोत है। तो जितने भी ये जो पोषक तत्व है, इसमें प्राथमिक स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये पशु के शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखता है, उसमें काफी मदद करता है। यानी कि पशु का शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित रहे, उसमें मुख्य रूप से योगदान किसका रहता है, कार्बोहाइड्रेट का रहता है। एक होता है विद्यार्थियों प्रोटीन। क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन का काम क्या है, जानवरों में जैसे देखें तो ये शरीर की मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन की वजह से मांसपेशियां और ऊतकों का निर्माण होता है। इसमें जो एंजाइम्स, हार्मोन्स और पाचक रस होते हैं, उसके उत्पादन में भी ये सहायक होता है। इसके अलावा दुधारू पशुओं में दूध निर्माण में अति आवश्यक होता है। अगर आप किसी दुधारू पशु को प्रोटीन युक्त आहार अगर देते हैं तो उससे वो अच्छा दूध देगा। इसी प्रकार अंडे के उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन आदि में भी विद्यार्थियों इसका काम होता है, मतलब प्रोटीन जो देते हैं तो उसका अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। इसी प्रकार एक होता है वसा। क्या होता है वसा? तो इसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करती है। वसा किसका काम करती है, एनर्जी का काम करती है, शारीरिक ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करती है। दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ाई जाती है इससे, वसा का प्रयोग करने से। वसा शरीर के आंतरिक अंगों की और भारी आघातों से रक्षा करती है, और ये कैल्शियम तथा कैरोटीन के अवशेषों में भी सहायता करती है। तो वसा का क्या रोल रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें विटामिन की, तो विटामिन विद्यार्थियों शरीर के लिए अति आवश्यक तत्व होते हैं। ये शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं तथा इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब विटामिन का होना जरूरी होता है। विटामिन विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो अगर आप मुख्य रूप से देखें विद्यार्थियों, तो ये ADE के ये वसा में घुलनशील है, तो आप केवल इनको याद रख ले कि ADE के वसा में घुलनशील है। बाकी जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी आ जाता है, और बी का पूरा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, B1 B2 ये वाला, और पूरा विटामिन सी आ जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें वसा में घुलनशील कौन कौन से आते हैं, एक तो ई आता है, एक डी आता है, और एक ई आता है, और एक के आता है, ध्यान रखना। अब इसकी एक सारणी दे रखी है, इस सारणी को देख लीजिए कि विटामिन की कमी से जो शरीर में कई रोग हो जाते हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं। एक तरफ मैंने विटामिन का नाम दे रखा है और एक तरफ दे रखा है कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में। जैसे बात करें हम विटामिन ए की, तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। इससे रतुंधी रोग होता है और जीरा पथेलेमिया हो जाता है। विटामिन डी की बात करें, जिसे कोलेकैल्सीफेरोल कहते हैं, इससे रिकेटस रोग होता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। मुर्गियों में पेगविन जैसा बैठने, इस प्रकार का रोग इसमें हो जाता है, किसमें, मुर्गियों में। और विटामिन ई की, जिसे हम अल्फा टोकोफेरोल भी कहते हैं, इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे बांझपन हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, और मुर्गियों में केजी चिक रोग हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन के की बात करें, जिसे एंटी हिमोरेरिज
हिमोरेजिक कहते हैं, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। जैसे किसी जानवर के कोई घाव लग गया तो वो रुकेगा नहीं, तुरंत वो रक्त बहता ही रहेगा। और विटामिन के की अगर उसमें भरपूर मात्रा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तुरंत थक्का बन जाएगा उसका। अब ये पूरा एक प्रकार से विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। जैसे विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग और पक्षियों में पॉलीन्यूराइट्स रोग हो जाता है। और जो रूमंती जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं उनमें पोली इन सिफेलोमेलिसिया यानी कि पी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी 2 की कमी यानी कि विटामिन बी 2, इससे हम राइबोफ्लोविन भी कहते हैं, और इससे मुर्गी में लकवा आ जाता है, जैसे पैर वगैरह है वो मुड़ जाते हैं उसके। और विटामिन बी 3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, में पेलाग्रा हो जाता है, जिससे रूखी त्वचा उत्पन्न हो जाती है। और विटामिन बी 5 में पेंटाथेनिक अम्ल भी कहते हैं इसे, ये सुअर में गूज स्टेपिंग नामक रोग उत्पन्न करता है। और विटामिन बी 6 इसे पायरिडोक्सिन कहते हैं, और सुअर में ये भी गूज स्टेपिंग का काम करता है। विटामिन बी 7 बायोटिन कहलाता है, और मुर्गी में फैटी लिवर और किडनी सिंड्रोम नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन बी 12 साइनोकोबालेमिन के नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें परनीसियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एक विटामिन सी भी होता है जिसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों, एकार्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकार्बिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार जो खनिज लवण है, तो खनिज लवण में क्या होता है, देखिए ये शरीर के वृद्धि तथा विकास में सहायक होता है। खनिज लवण का क्या योगदान रहता है? शारीरिक वृद्धि में और शरीर का विकास करने में इसका मुख्य रूप से योगदान है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में भी खनिज लवणों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। रुधिर को तथा शरीर के अन्य द्रव्यों का निर्माण करने में खनिज लवणों का योगदान होता है। शरीर में जो अम्ल और क्षार है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए भी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। उपापचय में सहायता करता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार जल की बात करें, जल का क्या योगदान रहता है, पानी का क्या योगदान रहता है, तो पानी जल ही जीवन है विद्यार्थी, एक प्रकार से कह सकते हैं हम। तो जल शरीर में कोशिकीय प्रत्यास्थता और दृढ़ता बनाए रखता है, और ये शरीर की सभी क्रियाओं में विलायक स्नेहक का कार्य करता है, और शरीर में विभिन्न पदार्थों का संचरण में सहायक उत्पन्न करता है, और शरीर के ताप नियंत्रण तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए गर्मियों में देखा होगा आपने, जानवर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं क्योंकि गर्मी पड़ती है, तो इसलिए फिर उनका फिर वो पसीने के रूप में अवशोषण हो जाता है, और मतलब उससे उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो संतुलित रूप से बना रहता है। तो इस जल का भी काफ़ी महत्व है। एक मोटिवेशनल कोड है विद्यार्थियों। मोटिवेशनल कोड क्या है? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।